नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है यूनिट 1 से लेकर 10 तक सभी इकाइयों को लिखित रूप में यानी उसकी जो पाठ्य सामग्री है वो आप सबको एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और उसको अच्छे से आपको कंठस्थ कराना, ताकि इससे बनने वाले सभी प्रश्नों का आप आसानी से हल कर सकें। तो इस क्रम में आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 यानी कि इकाई 1, जिसका नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और इस क्रम में हमने पिछली वीडियोस में वैदिक, लौकिक और जो मध्यकाल की आर्य भाषाएं थी उनमें से हमने पाली भाषा को अच्छे से और उसकी विशेषताओं को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको ज़रूर देख लें। तो आज के इस क्रम में हम कर रहे हैं प्राकृत भाषा। मध्यकाल की दूसरी जो भाषा है वो है प्राकृत, ठीक है। यानी कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्राकृत के जो लक्षण हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, उनके भेद कितने हैं और उनके विविध रूप हैं वो कौन कौन से हैं, आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। तो प्राकृत का जो समय है वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। दूसरे चरण में साहित्य की प्रतिष्ठित भाषाएं प्राकृत भाषाएं कहलाई। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य होते हैं उनके नीचे यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको उनको नोट करने में आसानी रहेगी। एक तो उसका प्राकृत का जो समय है उसको आप नोट कर लें, इसको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। इसका जो अर्थ है वो है जनभाषा, यानी संस्कृत में भी इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार दी गई है कि प्राकृत जनानाम भाषा प्राकृतम, ठीक है। और प्राकृति यानी मूल से उत्पन्न, यानी जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई हो वो प्राकृत है। और इसको क्या कहा गया है, संस्कृत की पुत्री भी कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। प्राकृत को संस्कृत की पुत्री भी कहा गया है। वेदों में प्रयुक्त कुछ शब्द जो प्राकृत में मिलते हैं वे इस प्रकार हैं: उच्चा, नीचा, भोतु यानी भौतु, वेश यानी वेश। इस विषय पर डॉक्टर हरदेव बाहरी जी लिखते हैं। देखिए, इनकी जो परिभाषाएं हैं, विद्वानों की परिभाषाएं हैं, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रश्न के रूप में हमारे परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि वैदिक काल में भी प्राकृत थी, जिससे साहित्यिक भाषा का प्रभावित हुई, ठीक है। जो साहित्य की भाषा थी वो उससे प्रभावित हुई और धर्म से अधिक दखल देने के कारण पाली का पहली शताब्दी में ही ह्रास हो गया था। यानी वो सिर्फ धर्म की भाषा के रूप में ही प्रचलित हुई, इस कारण उसका पहली शताब्दी में ही ह्रास हो गया था और उसके बाद हमारी प्राकृत है उसको विकास हुआ। पाली में अपना क्षेत्र धर्म तक सीमित कर लिया था, इसलिए पाली भाषा है वो बौद्ध धर्म का पर्याय बनकर रह गई थी। ये चीज़ें समझने की हैं, तो आप इनको समझते रहिए साथ साथ। संस्कृत की साहित्यिक व्यापकता और श्रेष्ठता फिर से बढ़ी और जनभाषा का पुनः संघर्ष और बौद्ध जैन द्वारा नेतृत्व, यानी कि इस जो भाषा का प्राकृत भाषा का नेतृत्व किसने किया था, बौद्ध जैनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया और इसलिए इसका जन्म हुआ। वैदिक संस्कृत और पाली की अपेक्षा प्राकृत पर ध्यान ज़्यादा हो गया, इसका प्रमाण भी है। प्राकृत में लिखे ग्रंथ, यानी प्राकृत में अनेक ग्रंथ हैं वो भी लिखे गए, और वो कौन कौन से हैं, सेतुबंध, गोडवहो आदि जो प्रबंध काव्य थे, गाथा सप्तशती, ये देखिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और वज्जालग और मुक्त काव्य संस्कृत की अपेक्षा उत्कृष्ट माने जाने लगे। यानी संस्कृत के जो ग्रंथ थे वो तो उत्कृष्ट थे ही, लेकिन प्राकृत के ग्रंथ हैं वो भी महत्वपूर्ण हो गए। इसी कारण से संस्कृत साहित्य प्रतिष्ठित की अपेक्षा उपस्थ हो गई। यानी संस्कृत से भी ज़्यादा जो प्रख्यात हुई वो कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, ठीक है। और ये साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई, यानी साहित्य के रूप में अब कौन सी भाषा प्रतिष्ठित हो गई, प्राकृत भाषा प्रतिष्ठित हो गई, ठीक है। यानी संस्कृत से भी ज़्यादा इसका महत्व हो गया। आगे देखते हैं। जचवल्भ और वज्रलगा में लिखी कि ललित युवतियों यानी श्रृंगारपूर्ण वर्णन है वो प्राकृत में भी उपलब्ध हो गया। यानी कि इन्होंने, ये कुछ नाम हैं, इनको भी आप याद रख लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको जब आप परीक्षा में देखेंगे तो आप वैसे ही पहचान लेंगे कि प्राकृत भाषा का जब हम वर्णन कर रहे थे, यानी प्राकृत भाषा को जब हम पढ़ रहे थे तब इनका नाम हमारे सामने आया था।
तो अब इनको यानी संस्कृत के इस इतने कठिन जो ग्रंथ थे अब उनको कौन पढ़ेगा, क्योंकि प्राकृत भाषा में ललित युवतियों और श्रृंगारपूर्ण वर्णन है वो भी उपलब्ध होने लगा। यानी प्राकृत का जो महत्व था वो इस कारण भी बढ़ा कि क्योंकि उसमें ललित युवतियों और श्रृंगारपूर्ण वर्णन है वो भी प्राकृत भाषा में मिलने लगा। इसलिए उस जो कठिन भाषा लगने लगी संस्कृत, अब उनको कौन पढ़ेगा। ठीक है, राजशेखर ने यहाँ तक कि कह दिया कि प्राकृत भाषा सुकुमार है। पुरुष और स्त्री में जो अंतर है वही प्राकृत और वैदिक में भी है। यानी पुरुष और स्त्री में जिस प्रकार अंतर है, स्त्री है वो कोमल है, उसी प्रकार से जो प्राकृत है वो भी अत्यंत ही सरल है। और ये किसने कहा था, राजशेखर जी ने कहा था। ठीक है, तो इनकी जो परिभाषाएं हैं या इनके द्वारा प्रयुक्त जितनी भी पंक्तियां हैं इनको भी आप याद रखेंगे, समझ कर याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, इनको रटे नहीं, आप ये याद रखें कि प्राकृत भाषा में कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने प्राकृत के महत्व को समझाया था। आगे हरदेव बहारी जी लिखते हैं कि इस भाषा का नाम साहित्यिक प्राकृत और मध्यकालीन प्राकृत भी होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने प्राकृत का महत्व है वो अत्यंत ज़्यादा बताया। इसके कारण इसको मध्यकालीन प्राकृत होना चाहिए, क्योंकि साहित्य में होने पर भी कुछ शब्दावली है वो संस्कृत में की भी अपनानी पड़ी थी। क्योंकि साहित्यिक भाषा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें संस्कृत की भी अनेक जो शब्दावली थी वो प्राकृत ने अपना ली थी। ठीक है, साहित्यिक प्राकृत संस्कृत की भी पूरी ही नहीं बल्कि परिचारिका बनकर चली थी। ठीक है, यानी कि संस्कृत की परिचारिका बनकर मतलब एक सेविका के रूप में कौन सी भाषा चली, प्राकृत भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत की एक परिचारिका के रूप में भी प्राकृत भाषा है वो चली थी। अब संस्कृत के जो भेद हैं उनके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भरत मुनि जी का मत। इन्होंने 7 प्राकृत मानी है, विश्वनाथ जी ने 12 प्राकृत मानी है और प्राकृत लंकेश्वर ने 16 प्राकृत मानी है। प्राकृत चंद्रिका में 27 प्राकृत बताई गई हैं। देखिए, इन सभी जो वर्गीकरण है प्राकृत के उनको आप याद रखेंगे कि कई बार ये मिलान के रूप में भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं कि विश्वनाथ जी ने कितनी प्राकृत मानी है, भरत मुनि ने कितनी प्राकृत मानी है, तो इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी इन्होंने क्या कहा कि प्रमुख प्राकृतों में पैसाची, सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, केकई, टक, ब्राचड़, खस का उल्लेख इन्होंने किया है। यानी इन सभी प्रमुख प्राकृतों का जो वर्णन है वो किसने किया है, सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। परंतु केकई और टक ब्राचड़ में साहित्य से ज्ञात नहीं होता है। यानी कि ये जो 3 प्राकृत की जो अंग हैं केकय, टक और ब्राचड़, इनमें तो हमारे जो साहित्य है वो प्राप्त ही नहीं होता। तो 3 को हम छोड़ देंगे इनको, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो प्राकृत के जो 5 भेद है इन्होंने रखे हैं। अगर कुल भेद पूछे जाएं तो 7 भेद यानी 8 भेद इन्होंने माने हैं, लेकिन इन 3 में साहित्य प्राप्त नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर जिनमें साहित्य प्राप्त होता है वो कितने भेद रह गए, 5 भेद रह जाते हैं। आगे देखते हैं, प्राकृत के अर्थ की व्यापक प्रयोग, यानी प्राकृत के अर्थ का व्यापक प्रयोग। क्या क्या प्रयोग हुआ, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक के ग्रंथों में प्राकृत शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। जैसे कि प्रथम प्राकृत पाली के लिए, ये आप याद रखेंगे। प्रथम प्राकृत किसके लिए प्रयोग हुआ है, पाली भाषा के लिए। अभिलेखी प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, प्राकृत के लिए अभिलेखी प्राकृत भी हुआ है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, और 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक हमारी प्राकृत भाषा आ जाती है। अब द्वितीय प्राकृत भारत एवं बाहर में प्रयुक्त होने लगी। ठीक है, यानी द्वितीय प्राकृत के रूप में किसको माना गया, प्राकृत को, और जिसका समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अब तृतीय प्राकृत किसको मानने लगे, अपभ्रंश और अवहट को, जिसका समय है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेद पैसाची, देखिए हमने पढ़ा था, सुनीति कुमार चटर्जी ने भी 8 भेद बताए थे प्राकृत के, जिनमें से 3 जो केकई, टक और ब्राचड़ थी उनमें तो साहित्य मिलता नहीं है, बाकी 3 में हमें साहित्य मिलता है, इसलिए
उनको क्रम से भी याद रखेंगे। पैसाची। अब ये पता करेंगे कि कौन सी जो प्राकृत है वो किस प्रदेश में प्रचलित थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जो भाषा थी वो पैसाची थी। ठीक है, यानी कि पश्चिमोत्तर प्रदेश में, पश्चिम और उत्तर। इसके अवशेष हैं वो चीन, गांधार, तुर्किस्तान और कजाकिस्तान के रूप में हमें मिलता है। इसका जो प्रभाव है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीरी भाषाओं पर पड़ा। यानी पैसाची का कहाँ पर पड़ा? कश्मीरी भाषाओं पर, पंजाब के सिंध प्रदेशों पर। और प्रसिद्ध ग्रंथ, देखिए इनके ग्रंथों को याद रखना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्राकृत के जो भेद हैं उनमें से किसी भी भेद की जो ग्रंथ हैं वो आपको दे दिए जा सकते हैं। तो गुणाढ़ द्वारा, और इनके जो रचनाकार हैं उनको भी याद रखेंगे कि बृहत कथा, ये जो रचना है वो किसकी है? गुणाढ़ द्वारा लिखी गई है। और ये कौन सी भाषा में है? प्राकृत की पैसाची के भेद के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरी है शोरसेनी भाषा। देखिए कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आज इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा सिलेबस है वो अत्यंत ही विस्तृत है। अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो उसको हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक और मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी कि इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं, यानी PDF के रूप में आपको इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिनका मूल्य है वो निर्धारित किया गया है। एक पेज का सिर्फ ₹1 रखा गया है। तो आप किसी भी, अगर आपको कोई भी यूनिट कठिन लग रही है तो आप केवल उस यूनिट का भी आप ले सकते हैं, यानी प्रत्येक यूनिट के जो आपको नोट्स हैं वो इस चैनल पर भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वो आप मेरी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा आप देख लें। आगे देखते हैं शोरसेनी। मथुरा और निकटवर्ती प्रदेशों की जो भाषा है वो शोरसेनी भाषा है। संस्कृत के पर्याप्त निकट है। उत्तर भारत की जो राष्ट्रभाषा है और संस्कृत के नाटकों की गद्य भाषा के रूप में उसको माना गया है। और इसको हिंदी की बोलियों की जननी भी कहा गया है। किसको? शोरसेनी भाषा को। ठीक है, आगे देखते हैं मगधी भाषा, यानी मगध और उत्तर उसके जो पूर्वी प्रदेश हैं वहाँ की जो भाषा है वो मागधी भाषा है। और बाहरी हिंदी की बोलियों का विकास इसी से हुआ है। अत्यंत ही कम साहित्य इसमें लिखा गया है। अर्धमागधी अवध और काशी की भाषा है। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश हैं वो अर्धमागधी में हैं। ये बात अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ये इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसका झुकाव शोरसेनी की तरफ ज़्यादा और मागधी की तरफ कम था। इसके जो गद्य में मागधी के, यानी गद्य की जो भाषा थी वो मागधी थी और पद्य की भाषा थी वो शोरसेनी थी। महाराष्ट्री भाषा है वो महाराष्ट्र की भाषा है। और इसका 80% जो प्राकृत साहित्य है वो महाराष्ट्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपका, जो 80% जो साहित्य है वो किस में लिखा गया है? प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है, महाराष्ट्री को डॉक्टर मनमोहन घोष ने शोरसेनी की उत्तरी शाखा से विकसित माना है। अब प्राकृत की कुछ विशेषताएं हैं, इनमें से भी आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनकी विशेषताओं को भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले है कि प्राकृत की ध्वनि प्राकृत की दृष्टि से प्राकृत के निकट है, यानी ध्वनि की दृष्टि से ध्वनियों का जो प्रयोग किया गया है वो प्राकृत के निकट है। और प्राकृत का जो व्याकरण है वो अत्यंत ही सरल है, क्योंकि देखिए भाषा है वो कठिनता से सरल की ओर चलती है। तो इस प्रकार से जो प्राकृत है उससे आगे कठिन जो संस्कृत थी वो कठिन क्लिष्ट भाषा के रूप में जानी जाने लगी। फिर पाली आई, वो उससे थोड़ा सा सरल रूप में आई, और उसके बाद उससे भी जो सरल रूप में आई वो है प्राकृत भाषा। इसमें ए और ओ के स्थान पर लह का प्रयोग हुआ। देखिए कई बार पंक्तियों में भी दिया जाता है कि ल और लह का प्रयोग अगर आपको मिल जाए तो वो रचना के कुछ पद हैं वो आपसे, यानी उनकी कुछ पंक्तियां हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आप उनको बताएंगे कि ये जो भाषा है वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ए औ के स्थान पर ऐ और औ प्रयोग होने लगा, जैसे कैलाश के स्थान पर कऊ, ठीक है, और कौरव के स्थान पर कौरव। आगे देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया है। कैलाश की जगह आ जाएगा हमारा कैलाश, ठीक है, आई का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार से कौरव के स्थान पर कौरव, ठीक है। और आगे देखते हैं
ये जो भाषा की विशेषताएं हैं वो अनेक पुस्तकों से छाटी गई हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें और उसके बाद दोबारा से इस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये अच्छे से कंठस्थ हो सकें और उनके जो मुख्य बिंदु हैं उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में भी तैयार कर लें। स और श के स्थान पर पाली में केवल स का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी पाली भाषा की अगर कोई भी पंक्ति आपसे पूछ ली जाए किसी भी रचना की, तो आप याद रखेंगे कि पाली भाषा में श और स के स्थान पर यहाँ पर श ये होगा, ठीक है, के स्थान पर केवल स का प्रयोग किया जाता है। जैसे शंख का शंख मिलेगा, शीश का शीश मिलेगा। देखिए यहाँ श का भी प्रयोग किया गया है और श का भी, इन दोनों के स्थान पर स मिलेगा। ठीक है, अ के स्थान पर अ, ई, उ, ए, ओ का प्रयोग हमें हर का हीर हो गया, है ना। आगे देखते हैं, प्राकृत में संस्कृत की विशेषताओं को ग्रहण किया गया है। यानी संस्कृत की विशेषताएं थी वो तो इन भाषाओं में चलती ही रही, क्योंकि आज हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें भी संस्कृत की अनेक जो तत्सम रूप में हमें उसकी विशेषताएं हैं वो मिल जाती हैं। तो ये जो संस्कृत भाषा है वो तो सभी भाषाओं की जननी इसीलिए कही गई है, क्योंकि उसमें जो वर्ण हैं सारे यूज़ नहीं किए गए, क्योंकि सरलता की तरफ हमारी भाषा चल रही थी। तो लेकिन कुछ जो संस्कृत के शब्द हैं वो हमारी अन्य भाषाओं में भी चलते रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे री के स्थान पर अ, ई, उ की प्रवृत्ति आ गई। जैसे दृभ तो जब, री के स्थान पर अ आ गया। ठीक है, घृणा री है, री के स्थान पर घिण हो गया तो ई आ गया। और प्रावास पाउस बन गया। इसी प्रकार न और य ण और ज में परिवर्तित हो गई। यानी न का है वो क्या हो गया, ण हो गया, और य का ज हो गया। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ये जो उदाहरण हैं यही मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ताकि आप इनके माध्यम से अच्छे से इसको समझ सकें। जैसे नुपुर का णेऊर हो गया। ठीक है, प्राकृत भाषा में न के स्थान पर ण मिलेगा, णेऊर हो गया। और मागधी प्राकृत में इसका प्रयोग होता है। न यानी नंद का णद हो गया, न के स्थान पर ण हो गया, यानी उल्टा ज के स्थान पर यह भी हो गया। ठीक है, और यव का जव हो गया। यहाँ पर देखिए य के स्थान पर ज का प्रयोग भी यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, ताकि एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप इस वीडियो को अच्छे से पॉज करके आराम से लिखते रहें। यानी इनकी जितने भी विशेषताएं हैं उनको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में एक एक एग्जाम्पल के साथ ज़रूर लिख लें, ताकि आपको इनकी, और ये आपको जो पंक्तियाँ आएंगी ना आपके परीक्षा में उसमें हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अगर हमें इनकी विशेषताओं को पता होगा, अगर हमें मान लो वो रचना भी हमने नहीं पढ़ी है और हमें पता है कि उसमें जो ऑप्शन है उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश कौन सी रचना की ये पंक्तियां हैं, अगर आपसे पूछ ली जाएं और अगर आपको इनकी विशेषताएं पता है तो आप उस रचना का भी भाषा है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो र के स्थान पर ल का प्रयोग है वो मागधी प्राकृत में अन्य प्राकृत स्थान पर उल्टा ल के स्थान पर र भी हो गया। यानी र के स्थान पर ल तो हुआ, लेकिन ल के स्थान पर र भी हो गया। कई जगह ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। पश्चिमोत्तर प्रांत में पैशाची प्राकृत है वो बाहरी प्रभाव का कारण है। यानी बाहरी प्रभाव का अर्थ यहाँ पर है कि अन्य जो भाषाएं थी उनका जो प्रभाव है वो भी हमारी इस भाषा के ऊपर पड़ा। जैसे कि ज के स्थान पर ये जो नुक्ता लगा हुआ है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी अन्य बाहरी भाषाओं का प्रभाव भी इस पर मिलता है। व्यंजनांत शब्दों का अभाव हो गया, यानी व्यंजन से अंत होने वाले शब्दों का यहाँ पर अभाव हो गया। व्यंजनांत शब्दों का अभाव यानी कि इसका अर्थ होगा कि जो जिसमें अंत में जो अंतिम वर्ण है उसमें स्वर न होने के कारण वो क्या हो जाता था, हलंत हो जाता था। ठीक है, मूर्धन्य कर्ण की प्रवृत्ति यानी संस्कृत में जो दंत्य ध्वनियाँ थी वो मूर्धन्य हो गई। जैसे स्थित, ठीय, ढोला, देखो ढोला का क्या बन गया, ढोला। ठीक है, द का ड बन गया, और त थ द ध न का क्या बन गया, ट ठ ड ढ न। ठीक है, यानी जो त वर्ग होता है क्या होता है, दंत्य होता है, और ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है। इस प्रकार से सारी जो दंत्य ध्वनियाँ थी वो मूर्धन्य ध्वनियों में चेंज हो गई।
आगे देखते हैं, मध्य व्यंजन का लोप और स्वर का आगमन। कहीं स्वर के स्थान पर अर्ध स्वर, देखिए य को हम अर्ध स्वर बोलते हैं। ये आपके ऑप्शन में भी आ सकता है कि अर्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें अनेक जो है वो दिए होंगे, जिसमें से यह है वो क्या है, अर्ध स्वर है। देखिए सागर का क्या बन गया, सा र। ठीक है, यानी मध्य जो व्यंजन था यानी ग, मध्य व्यंजन क्या है यहाँ पर, ग, तो ग का लोप हो गया और वहाँ पर स्वर का आगम हो गया, अ स्वर है। मदन का म अ ण, द के स्थान पर क्या आ गया, अ आ गया। आगे देखते हैं, वचन, वचन में च के स्थान पर य ण, और शब्दों के मध्य और कहीं कहीं अंत में आने वाले जो महाप्राण थे, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कथन का कहन हो गया, गंभीर का गहीर हो गया, और मेघ का क्या हो गया, मेह। तो आप ये जो पंक्तियाँ पढ़ते हैं उसमें देखते भी होंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर मेह छाए, मेघ के स्थान पर मेह का प्रयोग होता है, मुख के स्थान पर मुँह का प्रयोग होता है। ट और ठ के स्थान पर ड और ढ का प्रयोग होने लगा। जैसे पठ, संस्कृत में पठ धातु थी तो उसके स्थान पर पढ़ बन गया, और ड के स्थान पर ल का प्रयोग होने लगा। गरुड़ का क्या बन गया, गरुल बन गया। तो ये सारी जो प्राकृत की विशेषताएं हैं आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, और इनके जो उदाहरण दिए गए हैं वो आपको याद रखने में और भी सरल बनाएंगे। वर्ण विपर्य का अर्थ होता है अदला बदली, यानी कि उसके स्थान पर कोई अन्य परिवर्तन हो जाना। जैसे लघु का क्या बन गया यहाँ पर, लहू, विपर्य के कारण। विपर्य का अर्थ होता है अदला बदली, यानी उसके स्थान पर, यानी घ जो महाप्राण है में लघु का हलु प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ण विपर्य है। आगे देखते हैं, संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर, यानी समस्य गृहम रामस्य केकर धर्म, यानी कि जो संयोगात्मक थी, यानी संयोगात्मक भाषा है वो वियोगात्मक के रूप में परिवर्तित होने लगी। जैसे कि संस्कृत है हमारी क्या है, संयोगात्मक भाषा है, और हिंदी है हमारी वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आगे भाषाएं परिवर्तित होती गई वो संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की तरफ अग्रसर होने लगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्राकृत भाषा की विशेषताओं का वर्णन, और अब हम इसके कुछ और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। प्राकृत वर्गीकरण में देखें, यानी कि जो प्राकृत का जो वर्गीकरण किया है उसमें प्राकृत की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है। जैसे आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि जो प्राकृत की अलग अलग जो वर्गीकरण किए गए हैं, किसी ने जैसे विश्वनाथ जी ने 12 प्राकृत मानी है और भरत मुनि ने 7 प्राकृत मानी है। तो इस प्रकार से वो जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे आप उनको याद रखेंगे, उसमें से आपका प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि मध्यकालीन, सतम शाखा और आर्य भाषा, ये सारी जो वर्गीकरण है ये हमने पीछे बता दिए गए हैं। और क्या करेंगे, और एक इस विषय को भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सी प्राकृत है वो कहाँ बोली जाती है। कई जो प्राकृत है वो पश्चिमोत्तर भाग में बोली जाती हैं, कई हैं वो पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती हैं। तो ये आपका प्रश्न बनेगा इनमें से। इसमें उस चार्ट को भी आप ऐड करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। कौन सी प्राकृत है उसका विपुल साहित्य है। ठीक है, तो ये भी हमने प्रश्न पूछा था, तो ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है। आगे देखते हैं, र के स्थान पर ल कौन सी प्राकृत में है, तो वो है मागधी में। कौन सी प्राकृत की विशेषता नहीं है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्राकृत भाषा का जो संपूर्ण विशेषताओं सहित जो ये सारी विशेषताएं हैं, तो आप इन विशेषताओं को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके बनेंगे। और कौन कौन सी जो प्राकृत हैं उनको भी याद रखेंगे, और कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कौन सी प्राकृत का कितना समय है, और किसने। देखिए ये प्रश्न आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसने, जैसे भरत मुनि ने 7 प्राकृत मानी है, विश्वनाथ जी ने 12 प्राकृत मानी है। इस प्रकार से प्राकृत चंद्रिका में 27 प्राकृतों का वर्णन किया गया है। ठीक है,
तो ये सारी प्राकृत का वर्णन, विस्तृत वर्णन है, यहाँ पर मिल गया है आपको, और ये सारा है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे हम पढ़ेंगे इससे अगला जो भाग है मध्यकालीन आर्य भाषाओं का, वो है अपभ्रंश। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सब की जितनी भी विशेषताएं हैं उदाहरण सहित आप एक जगह पर नोट कर लें, तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।